Assalamualaikum students, we are in our lecture number 6 of Introduction to Computer Programming। हम लोगों का जो आज का टॉपिक है उसमें हम लोग एक प्रॉब्लम को हम लोग प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग जनरल लाइफ से ले चुके हुए हैं। हम लोग C++ के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर भी समझ चुके हुए हैं। आज हम कोई प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स लेके हम ये समझेंगे कि हम प्रॉब्लम का, क्योंकि अपने लिए प्रोग्राम करना तो आसान है, मैंने पहले डिस्कस किया था कि कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम करने बनाने में वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि उसके पास इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम उसकी अंडरस्टैंडिंग पे चीज़ें नहीं छोड़ सकते हैं। वी हैव टू मेक द थिंग्स वेरी क्लियर। तो उस पर्पज़ के लिए हमें अपने आप को थोड़ा सा ट्यून अप करना है ताकि हम कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम्स डेवलप कर सकें। अपने लिए तो रियल लाइफ में हम लोग ये काम करते रहते हैं, राइट। फॉर दिस पर्पज़ व्हाट वी आर डूइंग टुडे इज़ कि हम लोग पहले जो हमने स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू में पढ़े थे उनको रिव्यू किया करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आज के दिन हम एक प्रॉब्लम लेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स डिटरमिन करेंगे, एंड देन वी विल बी डेवलपिंग प्रोग्राम फॉर दैट। उसके बाद हम उसी प्रोग्राम के स्टेटमेंट में थोड़ा चेंज करेंगे, एक और प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे वहाँ से, और फिर हम उसके ज़रिए कुछ मज़ीद जो कॉन्सेप्ट्स हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। ओके गाइज, स्टार्टिंग अवर डिस्कशन, रिव्यूइंग द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमने शुरू में डिस्कस किए थे। मैंने आपसे कहा था कि रियल लाइफ में हम अमूमन कई प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिनको हम इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। जैसे हमने शुरू में कहा था परचेजिंग अ बुक प्रॉब्लम इज़ रिलेटिवली इजी, क्योंकि हम रियल लाइफ में उसको डील कर रहे हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे जिन पे हमें हमारी स्पेशल अटेंशन चाहिए होगी टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम, लाइक डेवलपिंग अ बैलेंस शीट। अब जिस शख्स को अकाउंट्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बैलेंस शीट क्या होती है, कैसे बनाते हैं, वो उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करता, तो उसके लिए प्रोग्राम भी नहीं कर सकता। इसलिए अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। प्रोग्राम डेवलप करना उसके लिए बाद में आता है, दैट इज जस्ट अ माइनर पार्ट। द मेजर टास्क व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन इज अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर लोगे, उसका एल्गोरिदम डिवाइस करने के काबिल हो जाओगे। एल्गोरिदम डिवाइस करने से हमारी क्या मुराद थी, कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, किस सीक्वेंस में होंगी, आप उनको बनाने के काबिल हो जाएंगे। फिर आप हमने उस एल्गोरिदम को टेस्ट करना है, रन करना है। इफ इट गिव्स यू द डिजायर्ड सोल्यूशन फाइन, अदरवाइज यू विल बी मेकिंग द डिजायर्ड चेंजेस सो दैट द स्टेट कैन बी चेंज फ्रॉम द करंट टू द एक्सपेक्टेड वन। जब तक एक्सपेक्टेड स्टेट नहीं आती, दैट मीन्स हमारा जो एल्गोरिदम है वो ठीक नहीं है, सही काम नहीं कर रहा। ये सारे स्टेप्स मैं पहले आपको एलेबोरेट कर चुका हूँ, इसलिए मैंने जस्ट इनका क्विक ओवरव्यू दिया। अब हम एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम ले रहे हैं और उसके ज़रिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। राइट, द प्रॉब्लम इज राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स टू वैल्यूज फ्रॉम कीबोर्ड एंड डिस्प्लेज द एवरेज ऑफ द टू वैल्यूज, एवरेज ऑफ दोज नंबर्स विच यू हैव टेकन फ्रॉम कीबोर्ड ऑन स्क्रीन। ये तो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे प्रॉब्लम को। मैंने आपसे कहा प्रोग्राम डेवलपमेंट इज जस्ट 20% टू मी, 80% इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। राइट गाइस, ओके, मूविंग एट, इस प्रॉब्लम का एनालिसिस करने जा रहे हैं। आउटपुट हमें क्या रिक्वायर्ड है, वी नीड द एवरेज ऑफ टू वैल्यूज, टू नंबर्स। राइट, नाउ सम क्वेश्चंस आर रेज्ड, आर वी गिवन द टू नंबर्स? क्या हमें हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दो नंबर्स दिए गए हैं, कोई वैल्यूज़ क्या हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है, 60, 80, 100, 2000, 50,000 व्हाट्सएवर? नहीं जी, हमें ऐसी कोई वैल्यूज़ नहीं दी गई, बल्कि वो हमें वैल्यूज़ कीबोर्ड से लेनी होंगी। इसलिए कीबोर्ड से एक नंबर को लेना, कीबोर्ड से दूसरे नंबर को लेना, दैट शुड बी पार्ट ऑफ अवर एल्गोरिथम। देन सेकेंड थिंग विच वी कम टूवर्ड्स इज व्हाट डू वी मीन बाय एवरेज। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट, अब मैंने फिलहाल प्रॉब्लम ऐसा लिया है कि रियल लाइफ में हम इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय एवरेज ऑफ अ नंबर? Average of a number means we have to take the sum of two numbers and then we have to divide it by 2, so it will be giving us average. If I do not know precisely what do I mean by average, I have to understand it. अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम डिज़ाइन कर रहा हूँ, उनका प्रोग्राम बना रहा हूँ, मुझे उनसे पूछना पड़ेगा एवरेज से क्या मुराद है। और अगर मुझे वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, दैट मीन्स माई प्रॉब्लम information to solve the problem is incomplete. I actually cannot solve that problem. I have to go back to my user जिनके लिए मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, उनसे मुझे दोबारा से इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना होगा, लेना होगा, ताकि मेरे पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन आ जाए, ताकि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। हाँ, फॉर द टाइम बीइंग वी नो प्रिसाइजली व्हाट इज एवरेज। एवरेज इज दैट वी हैव टू टेक द सम ऑफ टू नंबर्स एंड वी हैव टू डिवाइड इट बाय 2। अब इन चीज़ों को सामने रख के, इंफॉर्मेशन को रखते हुए मैंने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया।
अब प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है उनके बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है, नंबर हमें अवेलेबल नहीं थे, कीबोर्ड से लेने थे, सो इनपुट फर्स्ट नंबर, इनपुट सेकंड नंबर, डिस्प्ले एवरेज, देन कमिंग टुवर्ड्स कैलकुलेट एवरेज। अब अगर मैं बात करता हूँ कैलकुलेट एवरेज, तो कैलकुलेट एवरेज से मुराद क्या है, आई हैव पुट अ क्वेश्चन मार्क देयर, आई हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। अगर मैं कंप्यूटर को कह देता हूँ कैलकुलेट एवरेज, तो वो तो इस चीज़ को नहीं जानता कि कैलकुलेट एवरेज से क्या मुराद होती है। मुझे उसे बताना है कि करना क्या है। कैलकुलेट एवरेज से क्या मुराद है, आई हैव टू सम टू नंबर्स एंड देन आई हैव टू टेक डिवाइड द समेशन ऑफ द टू नंबर्स बाय 2। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन एक्टिविटीज को रिफाइन कर देता हूँ। आई से एवरेज इक्वल सम बाय 2 एंड सम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर जो हमने लिए थे फ्रॉम कीबोर्ड। इसके जरिए जो एक्टिविटीज जिनको मैं अंडरस्टैंड करता था लेकिन कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था, मैंने उनको उस अंदाज में दिया, उन सिक्वेंशियल स्टेप्स में फर्दर इलेबोरेट कर दिया, जिसके जरिए मैं कंप्यूटर को कम्युनिकेट कर सकूँ कि ये टास्क परफॉर्म करने हैं। अब मेरे पास जो एक्टिविटीज आ गई हैं, इनपुट फर्स्ट नंबर, इनपुट सेकंड नंबर, डिस्प्ले एवरेज, एवरेज इज इक्वल टू सम बाय 2, सम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। क्या मैं इसको प्रोग्राम या एल्गोरिथम कह सकता हूँ रिटर्न इन जनरल लैंग्वेज? गौर से देखें, डेफिनेटली नॉट। व्हाई? द स्टेटमेंट्स आर देयर बट दे आर नॉट इन द डिजायर्ड ऑर्डर इन विच दे शुड बी परफॉर्म। मैंने फर्स्ट नंबर ले लिया, मैंने सेकंड नंबर ले लिया, उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट डिस्प्ले एवरेज, लेकिन एवरेज अभी तक कैलकुलेट ही नहीं हुई। एवरेज की स्टेटमेंट तो मुझे नीचे नजर आ रही, जब तक एवरेज कैलकुलेट नहीं होगी उस वक्त मैं डिस्प्ले एवरेज कैसे कर सकता हूँ? इसी तरीके से मैं कह रहा हूं एवरेज इक्वल टू सम बाय 2, जबकि सम अभी कैलकुलेट ही नहीं हुआ। वो स्टेटमेंट कहां आ रही? दैट इज बिलो द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज। हाउ इज दैट पॉसिबल कि कंप्यूटर एवरेज कैलकुलेट कर ले सम को 2 से डिवाइड करके, जबकि सम कैलकुलेट ही ना हुआ? उस टाइम तक सम में क्या होगा? एनी गार्बेज, उसमें हमारे पास कोई मीनिंगफुल वैल्यू नहीं है। इसलिए क्या होगा, इन स्टेटमेंट्स में से सम की कैलकुलेशन सबसे पहले होनी चाहिए आफ्टर द इनपुट। दैट व्हाट शुड बी दैट, सम आ गया तो उसके बाद हम एवरेज कैलकुलेट करने के काबिल हो गए, वी गो फॉर एवरेज, एवरेज कैलकुलेशन कर ली एंड देन वी आर एबल टू डिस्प्ले द एवरेज। सो नाउ आई एम राइटिंग इट एज अ प्रोग्राम, जिसको मैं कह रहा हूँ सूडो कोड। सूडो कोड क्या होता है, मैंने शुरू में भी आपको बताया था, इट इज अ प्रोग्राम रिटन इन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। अब मैंने इन्हीं स्टेटमेंट्स को ऑर्डर दे दिया, इनपुट फर्स्ट नंबर, इनपुट सेकंड नंबर, सम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, सम कर लिया। जब सम आ गया, नाउ वी आर एबल टू कैलकुलेट एवरेज, एवरेज इक्वल टू सम बाय 2 एंड देन वी आर एबल टू डिस्प्ले एवरेज बिकॉज द एवरेज हैज बीन कैलकुलेटेड। अब मैंने क्या किया, उन स्टेटमेंट्स को वो ऑर्डर दिया जिसमें उनको परफॉर्म होना चाहिए। एज ए रिजल्ट आवर एवरेज हैज बीन कैलकुलेटेड। अब मेरा प्रोग्राम तो बन गया, लेकिन ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में है। क्या इसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाएगा? जी नहीं। कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाने के लिए मुझे क्या होगा, C++ का सिंटैक्स फॉलो करना होगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसको C++ का सिंटैक्स फॉलो करते हुए इस प्रोग्राम को बनाने जा रहा हूँ। राइट, वॉइड मेन scanf number 1, scanf number 2, sum is equal to n1 plus n2, average is equal to sum by 2 and then display average using printf statement। ये स्टेटमेंट्स हम पहले पढ़ चुके हुए हैं पिछले हमारे सूडो कोड, और इसमें सिर्फ फर्क क्या है कि मैंने यहाँ पे C का सिंटैक्स फॉलो किया। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये प्रोग्राम हमें एरर देगा, वेरिएबल n1 नॉट डिफाइंड, वेरिएबल n2 नॉट डिफाइंड, वेरिएबल सम नॉट डिफाइंड, वेरिएबल एवरेज नॉट डिफाइंड। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमें इस डाटा को रैम में स्टोर करवाना है, और रैम में स्टोर करवाने के लिए पहले हमें इन वेरिएबल्स को डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बगैर हम यूज़ नहीं कर सकते। ये लैंग्वेज के कंस्ट्रेंट्स है जिसको हम लोग यहाँ भूल गए। आगे मैं क्या करता हूँ, इन द नेक्स्ट स्लाइड में इन वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहा हूँ। व्हाट आई एम डूइंग इज नंबर 1 डिफाइंड, नंबर 2 डिफाइंड, सम डिफाइंड, एवरेज डिफाइंड। अब क्या हुआ, मेरे 4 वेरिएबल रैम में डिफाइन हो गए, number1, number2, सम, एवरेज। जब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करता हूँ, कंपाइलर जब इस स्टेटमेंट पे आएगा scanf n1 %n1, कंपाइलर जाके रैम में ढूंढेगा क्या n1 नाम का कोई वेरिएबल है। वो तो नहीं है, हमने तो वेरिएबल का नाम नंबर 1 रख दिया था। राइट, अब कंपाइलर तो इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो अपने तौर पे डिसाइड कर सके n1 मीन्स नंबर 1। उसको तो हम जो कह रहे हैं, जितना कह रहे हैं उसने उतना समझना है। ऐसे ही जब मैं कहता हूँ scanf %n2, उसको n2 नंबर नहीं मिला, नंबर 2 मिला ऊपर वेरिएबल के तौर पे, एरर। इसी तरीके से जहां जहां मैं n1 और n2 दे रहा हूँ, कंपाइलर एरर दे देगा। जहां मैं avg दे रहा हूँ, ऊपर वेरिएबल एवरेज है, एरर दे देगा। या तो मैं ऊपर अपने वेरिएबल्स के नाम n1 n2 करूंगा, avg करूंगा, या नीचे जहां स्कैन कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ, डिस्प्ले करवा रहा हूँ, उनको चेंज करूंगा। मैंने क्या किया, अपने वेरिएबल्स के नाम जाके जहां डेफिनेशन है चेंज कर दी, n1 n2 सम avg।
अब यह हमारा प्रोग्राम रिफाइन हो गया, हम ऐसा प्रोग्राम बनाने के काबिल हो गए जिसको हम रन कर सकते हैं और जो ठीक काम करेगा। हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं कंट्रोल F9 करके, ये प्रोग्राम रन तो होगा लेकिन वही बात कि ये यूज़र फ्रेंडली प्रोग्राम नहीं है। क्या होगा, हमारी आउटपुट इनपुट स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, ब्लैंक कर्सर डिस्प्ले ब्लिंक कर रहा होगा। अगर मैं याद करके बैठा हूँ जी, फर्स्ट टाइम कर्सर ब्लिंक कर रहा हूँ, पहला नंबर एंटर करो, सेकंड टाइम कर्सर ब्लिंक कर रहा हूँ, दूसरा नंबर एंटर करो, तब तो ठीक है। लेकिन ये प्रोग्राम कोई इतना अच्छा प्रोग्राम नहीं है मेरे यूज़र के लिए जिसके लिए मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ। सो व्हाट आई हैव टू डू इज़ आई हैव टू मेक दैट प्रोग्राम मोर यूज़र फ्रेंडली। हमने जो पहले एल्गोरिदम बनाया वो हमारे लिए था, हम समझ सकते थे, लेकिन जब प्रोग्राम रन करेगा हमारा यूज़र जो इसका इस्तेमाल कर रहा है उसको क्लियर मैसेज आना चाहिए। पहले स्कैनफ से पहले हम क्या करेंगे, एक प्रिंट एफ के ज़रिए उसको मैसेज देंगे, एंटर द फर्स्ट नंबर। दूसरा स्कैनफ के साथ हम दोबारा मैसेज देंगे, एंटर सेकंड नंबर, ताकि हमारा यूज़र क्लियरली अंडरस्टैंड कर सके व्हाट ही इज़ सपोज्ड टू डू। अगली स्लाइड में मैंने क्या किया है, इस प्रोग्राम को जो वैसे ठीक काम कर रहा था, 100% एक्यूरेट था, कंप्यूटर ने रिजल्ट्स भी सही देने थे, लेकिन यूज़र के लिए इतना फ्रेंडली प्रोग्राम नहीं था। हमने उसमें कुछ मैसेज से पहले स्कैनअप से भी पहले भी हमने प्रिंट एफ दे दिया, दूसरे स्कैनअप से पहले भी हमने प्रिंट एफ दे दिया कि एंटर सेकंड नंबर, जिससे हमारा यूज़र जिस प्रोग्राम को रन कर रहा होगा वो इसको बेहतर समझने के काबिल हो जाएगा। राइट, सो दिस प्रोग्राम इज़ नाउ अ बेटर प्रोग्राम जिसके ज़रिए हम अपने इस प्रॉब्लम को ज़्यादा बेहतर वे में सॉल्व कर सकें। राइट, देखिए हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, एक्टिविटीज़ को समझा, उनमें एक्टिविटीज़ को जॉट डाउन किया, फिर देखा कि इनमें से कोई गलत तो नहीं है, कोई मिसिंग तो नहीं है, उसको ऐड किया, फिर हमने उनको वो ऑर्डर दिया जिसमें उनको परफॉर्म होना चाहिए, फिर हमने उस सूडो कोड से प्रोग्राम डेवलप कर लिया। प्रोग्राम डेवलप करने के बाद हमने ये देखा क्या ये प्रोग्राम यूज़र फ्रेंडली है, अगर नहीं है तो हमने उसमें कुछ प्रॉपर मैसेजेस वगैरह ऐड किए ताकि वो प्रोग्राम यूज़र्स के लिए फ्रेंडली हो सके। हाँ, हम अगर किसी वेरिएबल की डेफिनेशन को भूल गए हैं, कंपाइलर उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमने वेरिएबल्स की डेफिनेशन भी साथ में ऐड की, और वेरिएबल के नेम वही होंगे जो हम नीचे प्रोग्राम में यूज़ कर रहे होंगे, उसमें माइनर चेंज आएगी, कंपाइलर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इवेंचुअली वी हैव गॉटन अ वर्केबल कंप्यूटर प्रोग्राम। ओके, अब उसके बाद हाँ ये हो सकता है इस प्रोग्राम के अंदर अगर मुझे मजीद वो चाहिए कि मुझे सम को कहीं डिस्प्ले नहीं करवाना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट n1 प्लस n2 बाई 2 कर देता हूँ। मैं अगली स्लाइड में यही कर रहा हूँ, मैंने क्या किया है, सम वेरिएबल को ख़त्म कर दिया, मैं एवीजी में आके क्या कर देता हूँ, n1 प्लस n2 बाई 2। अब ये प्रोग्राम बज़ाहिर तो देखने में ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन हमसे एक लॉजिकल एरर हुआ। हम ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस पढ़ के आए हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, प्लस और डिवीजन की प्रायोरिटी में से डिवीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसलिए इसने क्या करना है, n2 को 2 से पहले डिवाइड कर देना है, प्लस बाद में करना है, क्योंकि हम प्रायोरिटी भूल गए। हम चाह रहे हैं n1 पहले n2 में ऐड हो और उसके बाद 2 से डिवीजन हो, तो हमें प्रायोरिटी चेंज करनी पड़ेगी, पहले प्लस को परफॉर्म करवाना होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस देते हैं। अपने नेक्स्ट स्लाइड में हम अपने इस कोड में यही रिफाइनमेंट कर रहे हैं। अब हमने क्या किया है, n1 n2 को पैरेंथेसिस में दे दिया, अब पहले एडिशन होगी और 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। हाँ, ये जो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, हम लोग डिवीजन के बाद जो एवरेज एक्सेस आती है, हो सकता है उसमें 0.5 या इस किस्म की कोई डेसिमल वैल्यू आ रही हो, इंटीजर में स्टोर करवाते हुए वो वैल्यू जो है वो स्किप हो जाएगी। हम उस सूरत में हमें कौन सी डाटा टाइप लेनी पड़ेगी, फ्लोट लेनी पड़ेगी। हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं कि हमने अपने वेरिएबल्स के जो डाटा टाइप थी इंट की जगह फ्लोट ले ली। हाँ, सिर्फ जो है हम लोग यहाँ पे सिर्फ डाटा टाइप को फ्लोट नहीं करेंगे, हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर भी अकॉर्डिंगली चेंज होंगे। जहां मैंने n1 के लिए इंट दिया हुआ था वहां मैं %d दिया हुआ था, %f लेने जा रहा हूं। ऐसे अकॉर्डिंगली जहां जहां फ्लोट वेरिएबल्स होंगे वहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, %d की जगह %f आएगा। नाउ दिस प्रोग्राम विल बी शोइंग द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द एवरेज एज वेल। राइट, हाँ ये भी पॉसिबल है कि इस एवरेज को मैंने सिर्फ स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना था, कहीं आगे यूज़ नहीं करना था, तो मैं एवीजी वेरिएबल भी नहीं लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके टुवर्ड्स एंड, अगर आप नीचे देखें मैंने एवीजी की कैलकुलेशन ख़त्म कर दी है, मैं डायरेक्ट यहाँ क्या करता हूँ, n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2 अपने प्रिंट एफ के अंदर ही दे देता हूँ। दैट इज़ ऑल्सो वैलिड एक्सप्रेशन, दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो ओके। हाँ, अगर एवीजी को कहीं रीयूज करना हो नीचे, फिर हम उसको रीयूज नहीं कर सकेंगे। अगर हम उसको रीयूज करना चाहते हैं तो पहले उसको किसी वेरिएबल स्टोर होना चाहिए ताकि हम उसको रीयूज भी कर सकें दोबारा कहीं। ओके गाइस, अब मैं इसी जो प्रॉब्लम मैंने लिया, मैं इसी प्रॉब्लम को अब थोड़ी सी रिफाइंड शेप में ले रहा हूँ। पहले प्रॉब्लम को हमने क्या किया था, उस टाइम एवरेज लेने जा रहे थे, अब मैंने इस प्रॉब्लम को रिफाइन किया।
write a program which takes two values from keyboard and displays value of 10% of the sum of two values on screen. टू नंबर्स के सम को, जो सम है उसका 10% डिस्प्ले करवाना चाहता है. मसलन किसी एम्प्लॉय की जो है हमने बेसिक सैलरी ली है, बोनस लिया है, इनको कैलकुलेट करके हम उसका 10% देखना चाहते हैं, जो हम उसके लोन डिडक्शन में, उससे हमने लोन लिया हुआ है, लोन डिडक्शन के तौर पे 10% डिडक्ट करना चाहते हैं, तो हम उसका 10% लेना चाह रहे हैं जो उसकी मंथली लोन डिडक्शन होगी, राइट. सो इन दैट केस, या फिर जैसे कंपनीज जो है प्रोविडेंट फंड की जो है डिडक्शंस करती हैं ऑन सर्टेन परसेंटेज बेसिस, तो वो हम निकालना चाह रहे हैं. तो दैट इज द सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम जिसके लिए हम जाना चाह रहे हैं. ओके, अब यहाँ पे सूडो कोड में मैंने वही, अब प्रॉब्लम एनालिसिस में दोबारा आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग जानते हो स्टेप्स. हमने दो नंबर लिए, उनका सम लिया, उसके बाद 10% कैसे लेंगे, मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यूज़ कर ली कि 0.1 को सम से मल्टीप्लाई कर दिया. जब किसी चीज़ का 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका 10% दे रहा होगा, हमने ये ले लिया. अगली स्लाइड में हमने क्या किया, हमने उसका प्रोग्राम बना लिया, हमने सम के साथ परसेंट वेरिएबल ले लिया. सम कैलकुलेट करने के बाद सेकेंड लास्ट लाइन परसेंट इज इक्वल टू 0.1 इंटू सम, हमने ये ले लिया, ये 10% आ गया और इस 10% को हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दिया. एक डिफरेंट प्रॉब्लम हमने लिया. अब जिस चीज़ को मैं डिस्कस करना चाह रहा था, 10% को हम यूं भी कैलकुलेट कर सकते थे, सम मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100. हम जानते हैं 10 डिवाइडेड बाय 100 इज 10%. अभी अगली स्लाइड पे वही प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं. मैंने ये स्टेटमेंट यूं दे दी, सम मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100. दिस स्टेटमेंट मे गिव अस ऑड रिजल्ट्स. व्हाई? फर्स्ट क्या, मेरे पास जो मैंने कीबोर्ड से नंबर लिए हैं, N1 लिया है 6000 और N2 लिया है 4000. इन दोनों को ऐड करता हूं तो सम आ जाएगा 10,000. जब मैं 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, दैट आंसर विल बी 1 लाख. अब टाइप प्रमोशन का रोल हम अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं. सम वेरिएबल किस किस्म का है, इंटीजर है. 10 भी कांस्टेंट है, इंटीजर टाइप का है. जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी इंटीजर. और इंटीजर के बारे में हम लोग जानते हैं कि इंटीजर वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम 32,767. उससे बड़ी इंट वैल्यू हम स्टोर नहीं करवा सकते. मिनिमम वैल्यू -32,768 एंड लार्जेस्ट वैल्यू 32,767. जबकि यहाँ सम मल्टीप्लाइड बाय 10 क्या वैल्यू आ गई, 1 लाख. 1 लाख वैल्यू उसमें स्टोर नहीं हो सकेगी. कंपाइलर क्या करेगा, ओवरफ्लो की वजह से वैल्यू को करप्ट कर देगा, क्योंकि हम उस डाटा टाइप से बड़ी वैल्यू इंटीजर के अंदर स्टोर करवाने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, वी विल बी गेटिंग अ करप्टेड वैल्यू, और इवेंचुअली हमारा जो परसेंटेज का आंसर आएगा दैट विल बी रॉन्ग वन, रॉन्ग आंसर आ जाएगा. क्यों? क्योंकि हमसे यहाँ पे ये गलती हुई कि हमने ये टाइप प्रमोशन भूल गए कि सम मल्टीप्लाइड बाय 10 जो आंसर आएगा, अगर दोनों नंबर का सम 10,000 है, लेकिन मल्टीप्लाई जब 10,000 को 10 से करोगे तो 1 लाख हो जाएगा, और 1 लाख इंटीजर वैल्यू नहीं हो सकती. दैट विल बी गिविंग यू डिस्टॉर्टेड वैल्यू. ओके गाइस, मूविंग अहेड, मैं इसी प्रॉब्लम को एक और वे में सॉल्व करता हूं कि मैं 10 को पहले 100 से डिवाइड कर देता हूं. 10 को 100 से डिवाइड करेंगे तो लॉजिकली, कॉन्सेप्चुअली जो चीज आनी चाहिए दैट शुड बी 0.1, और 0.1 को सम से मल्टीप्लाई कर दें 10,000 से, तो उसका आंसर क्या आ जाना चाहिए, 1000 आ जाना चाहिए. आंसर शुड बी ओके. लेकिन ये स्टेटमेंट हमें आंसर देगी पर 10% इज 0. अब होगा क्यों? मैं लैंग्वेज के एक और इंपॉर्टेंट रूल की तरफ आ रहा हूं. वो इंपॉर्टेंट रूल क्या है, डिवाइड के केस में अगर न्यूमरेटर जो डिवाइड हो रहा है एंड डिनोमिनेटर जो डिवाइड कर रहा है, इफ बोथ आर इंट, अगर दोनों इंटीजर हैं, रिजल्टेंट विल बी इंट वैल्यू. एक्चुअली इट विल बी अ कोशेंट ऑपरेटर. मैंने प्रीवियस क्लास में जब मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि यही डिवाइड साइन डिवीजन का मुकम्मल रिजल्ट देने की बजाय कोशेंट ऑपरेटर के तौर पे भी काम करता है. कोशेंट ऑपरेटर के तौर पे कब काम करेगा, इंट डिवाइडेड बाय इंट. दोनों वैल्यूज इंटीजर होंगी, भले वो लॉन्ग डाटा टाइप हो कोई भी हो, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, इंटीजर ही वैल्यू आएगी. अगर दोनों में से एक फ्लोट हो जाए या दोनों फ्लोट हो जाए
फिर आंसर क्या आएगा, द आंसर विल बी अ फ्लोट वैल्यू। अब क्योंकि 10 डिवाइडेड बाय 100 है तो इसका रिमाइंडर जो है वो तो 10 आना इग्नोर हो जाएगा, क्वोशंट क्या होगा 0, क्योंकि आंसर इस कैलकुलेशन का 0.1 होता है। अब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू तो इसने कंसीडर नहीं करनी है क्योंकि दोनों इंटीजर हैं, 0 ले लेगा और 0 को जब सबसे मल्टीप्लाई करेगा आंसर विल बी 0। सो अगेन हमने लैंग्वेज के रूल से फैमिलियर ना होने की वजह से क्या किया, गलत आंसर ले लिया। अब हम क्या करते हैं, मैं अगली स्लाइड पे मैंने यहाँ जानबूझ के स्टेटमेंट को क्या कर दिया 10.0। अब 10.0 मल्टीप्लाइड बाय 100 क्या आंसर आएगा, इट विल बी फ्लोट वैल्यू 0.10, क्योंकि दोनों में से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में से कम एक फ्लोट हो या दोनों फ्लोट हो, आंसर फ्लोट आएगा। अब ये रिजल्ट फ्लोट आ गया 0.1 इंटू सम, एक फ्लोट वैल्यू है एक इंटीजर वैल्यू है, तो प्रोमोशन के रूल्स के मुताबिक आंसर क्या आना चाहिए, फ्लोट। अब हमारे पास सम को 0.1 से मल्टीप्लाई करके फ्लोट आंसर आ गया। अगर लेफ्ट साइड पर परसेंट वेरिएबल फ्लोट होता तो फिर उसमें ये पूरी की पूरी वैल्यू फ्लोट एज इट इज स्टोर हो जाती। अब ये क्या करेगा, उसको मूव करते हुए उसका फ्लोट पार्ट स्किप कर देगा। मसलन अगर उनका 10% कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व है तो वो क्या करेगा, उस पॉइंट को इग्नोर कर देगा, राइट, और इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवा देगा। बट सिर्फ हम डेसिमल पार्ट्स को स्किप कर रहे होंगे। हम उसको भी साथ लेना चाह रहे हैं तो हम क्या करें, हम अपने परसेंट वेरिएबल और ऊपर जो सम वेरिएबल्स हैं हम उनको ले लें, फ्लोट ले लें। और अगर हम फ्लोट लेते हैं तो फिर जो हमने पिछली कैलकुलेशन की थी सम मल्टीप्लाइड बाय 10, वो भी अगर फ्लोट के केस में होगी तो सम 1 लाख अगर वैल्यू आ जाती है तो वो फ्लोट में स्टोर हो सकती है। दैट वाज अ वैलिड सॉल्यूशन इन दैट केस, अगर ऐसा होता तो, राइट। सो हम लोग यहाँ पे फ्लोट वेरिएबल भी कर सकते थे, या फिर हम लैंग्वेज के प्रमोशन के रूल्स और डिवीजन में जो हमारे जो रूल्स हैं कि इंटीजर दोनों होंगे, रिजल्टेंट इंटीजर होगा, हम लैंग्वेज के रूल्स को जहन में रखेंगे तो हमारे सॉल्यूशन एक्यूरेट आएंगे, अदरवाइज हमारे पास अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ सकते हैं, राइट गाइस। तो आज जो हम लोगों ने टारगेट किया था वो ये था कि हम लोग एक प्रॉब्लम को देख के उसका एनालिसिस करें, उसके एनालिसिस के बेसिस पे हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको प्रोग्राम कर सकें। हाँ, प्रोग्रामिंग करते हुए लैंग्वेज के रूल्स को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वी कैन हैव सम सिंटैक्स एरर्स और लॉजिकल एरर्स। इसलिए फिर जब हम सुडो को डेवलप करने के बाद लैंग्वेज में आएंगे तो हमें लैंग्वेज में यूज़र फ्रेंडली प्रोग्राम भी बनाना है और ऐसा प्रोग्राम भी बनाना है जो लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो कर रहा हो ताकि हमें अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ना आए। Okay guys, that was our lecture 6. Inshallah, see you in the next class.